यूनिट 5 ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन 4th सेमेस्टर के लिए बीएड। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम मीन्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल वो करना है। देन टीचर्स रोल रहेगा, रोल ऑफ टीचर। देन आपका गुड टीचिंग मेथड है। तो पहले ये 3 टॉपिक आज कवर करते हैं, उसके बाद देखिए, ठीक है। 3 टॉपिक पहले हम कवर करते हैं, 3 टॉपिक है होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखो तो देखो 10 पॉइंट में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बोलने से भी 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस क्वेश्चन में। ये टॉपिक वाइज पूरा मेंशन है, इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। जो यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन है, जैसे कि एसएसडी में भी एनवायरमेंटल एजुकेशन है आपका पेपर। आप अगर हाई लेवल में पढ़ने जाओ वहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन है, आपका जीके जीएस में एनवायरमेंटल एजुकेशन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो मिक्सअप होके आते हैं, इजी भी रहते हैं बट एनवायरमेंटल एजुकेशन से जुड़े हुए रहेंगे। सीटेट का एग्जाम दे रहे हो प्राइमरी लेवल में तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे चीज़ों में हमें पढ़ना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग इज इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। The pursuit of sustainable development and environmental conservation policies, objectives, targets requires the public to sufficiently sensitize about multiple dimensions of environment and development। ये बहुत ही easy लाइन दिया गया है, वो दिख रहा है ऐसा। देखो, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए प्लस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पॉलिसीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके टारगेट्स क्यों चाहिए हमें? द पब्लिक रिक्वेस्ट द पब्लिक टू बी सफिशिएंटली सेंसिटाइज, अवेयर हो जाए लोग, एनवायरमेंट के बारे में अवेयर हो जाए कि अबाउट मल्टीपल डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं जैसे एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, हमें क्यों एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना है? ताकि हम समझ सके कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है एनवायरमेंट में। प्रोवाइड द बेसिस एंड रेशनल फॉर कमिटमेंट, जो कमिटमेंट के लिए चाहिए। मीनिंगफुल एक्शन, जो एक्शंस लेना पड़ता है टुवर्ड्स एनवायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छे एनवायरमेंट के लिए और साउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइज एज ए क्रिटिकल फोर्स, मतलब हम बोलते हैं ये फोर्स होता है माध्यम, जिसके माध्यम से आप कुछ भी फैला सकते हो, मतलब स्प्रेडिंग कर सकते हो स्किल्स को, बिलीफ को, एटीट्यूड को, बहुत सारी चीज़ों को। तो एजुकेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए क्रिटिकल फोर्स फॉर एडेप्टिंग ए रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज आएंगे, मतलब बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स के एक्शंस लिए जाएंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखना है एनवायरमेंटल एजुकेशन है क्या। एनवायरमेंटल एजुकेशन में बी, ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन बोल रहा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन में बेस्ट बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस डायरेक्टेड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। ऐसा प्रोसेस जो कि आपको दिशा देता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंट से जुड़े हुए इश्यूज को समझने के लिए। दैट लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्शंस, जो कि सबके द्वारा होगा, अकेले द्वारा नहीं होगा। इंडिविजुअल एफर्ट्स भी चाहिए, सारे लोग अपने हिसाब से अकेले भी काम करेंगे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस ग्रुप एक्शंस में भी लेना है। सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकस किस पे करता है ना? सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रोसेसेस दैट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, कोई भी पढ़ाई एजुकेशन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि और भी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स लोगों में बढ़ाने के लिए चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन यूटिलाइज प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन, देखो एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम क्या यूटिलाइज होते हैं ना, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसा यूटिलाइज करते हैं जिससे बच्चे समझे कि ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ को मेजरिंग करना है, किस चीज़ को क्लासीफाई करना है, किस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है, एंड अदर गैदरिंग डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, जिसके माध्यम से हम एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उसका नॉलेज को आप कैसे गैदर करोगे, कैसे वर्क करोगे, गैदर करना है।
दीज प्रोसेसेस असिस्ट द स्टूडेंट इन डिस्कसिंग, देखो क्या क्या चीज करने में हेल्प करेगा ना, ये जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया, मेजर किया, क्लासिफाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, डाटा गैदर किया, तो ये आपको हेल्प करेगा कि डिस्कस करने में, जैसे इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं डिस्कसिंग में, इनफरिंग दैट इज कंक्लूजन ड्रिवन करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए, प्रेडिक्टिंग कोई चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, इंटरप्रेटिंग डाटा, डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए, अबाउट रिलेटेड किसका ना, अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। डेफिनेशंस में चलेंगे, कोई दो डेफिनेशन मतलब ऐसा है कि इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर सपोज कुछ भी नहीं होता तो एक डेफिनेशन एटलीस्ट कर लेना, ठीक है। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये एक लर्निंग प्रोसेस है दैट इंक्रीजेस पीपल्स नॉलेज, ये लोगों के नॉलेज को बढ़ाता है, अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट द एनवायरमेंट एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। देखो एनवायरमेंटल एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों का नॉलेज बढ़ता है और उसके साथ अवेयरनेस क्रिएट होता है अबाउट एनवायरमेंट एंड उससे जुड़े जितने भी चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंट से जुड़े चैलेंजेस हैं, एंड फोस्टर्स एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, कमिटमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शन। ये बीलीसी डिक्लेरेशन जो 1978 में हुआ था, उसमें ये स्टेटमेंट एनवायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड बनाया गया। मतलब हमें लोगों को इतना सेंसिटाइज करना है जो एनवायरमेंट से जुड़े प्रॉब्लम्स के लिए बताने के लिए, इतना बच्चों के अंदर एटीट्यूड, लोगों के अंदर मोटिवेशन, कमिटमेंट डालना है कि वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट से जुड़ा जो भी डिसीजन से वो ले सके, टेक रेस्पॉन्सिबल एक्शन, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से एक्शंस ले सके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। दैट इज अ बीलीसी डिक्लेरेशन 1978, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू बीलीसी डिक्लेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है यूनेस्को का, जो कि बहुत ही फेमस माना जाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नॉर्मली ये डेफिनेशन यहाँ तक है, छोटा सा है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए वे ऑफ, एक एनवायरमेंटल एजुकेशन एक माध्यम है जितने भी गोल्स हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इज नॉट ए सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस, ये कोई साइंस का अलग ब्रांच नहीं है, बट लाइफ लॉन्ग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी, ये स्टडी का एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। जब कोई एक विषय और कोई एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, जैसे वो मैथ से भी कनेक्ट है, जैसे वो साइंस से भी कनेक्ट है, फिजिक्स से भी कनेक्ट है, सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, तो उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं, ठीक है। सो ये एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग, पूरे आप जब तक हो ना, मतलब हमेशा जैसे इवोल्यूशंस होते गया है उसी के साथ साथ ये कनेक्टेड होते गया सारे सब्जेक्ट्स के साथ, सारे फील्ड ऑफ स्टडी के साथ, ठीक है, सारे फील्ड ऑफ स्टडी के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स एजुकेशन टूवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड एजुकेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या दिया यहाँ पे, उसका मतलब है, इसका मतलब हो गया कि इस टाइप के एनवायरमेंटल एजुकेशन के माध्यम से हम प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट बढ़ावा दे सकते हैं अवेयरनेस को एनवायरमेंट के लिए। एंड एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा इस डेवलपमेंट का, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन कम्युनिटीज, जिससे इम्प्रूव होगा क्वालिटी किसका, ह्यूमन लाइफ का, लाइफ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और कम्युनिटीज का पूरा लाइफ इम्प्रूव करेगा। अगर हमारा सराउंडिंग अच्छा हो जाएगा तो हमारा लाइफ भी सुधर जाएगा। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू टीच हाउ नेचुरल एनवायरमेंट्स फंक्शन। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या बताता है ना, ये ऑर्गेनाइज करता है ऐसा एफर्ट जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सके कैसे नेचुरली एनवायरमेंट फंक्शन करता है, पर्टिकुलरली हाउ ह्यूमन बींग्स कैन मैनेज बिहेवियर, कैसे ह्यूमन बींग अपना बिहेवियर को मैनेज करते हैं, इकोसिस्टम टू लिव सस्टेनेबली, कैसे इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं सस्टेनेबली जीने के लिए। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन्स
such as biology, chemistry, physics, ecology, earth science, atmospheric science, mathematics, geology। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि हर एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन इन द सेंस होता है सब्जेक्ट, विषय। एज बायोलॉजी से भी जुड़ा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोलॉजी, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी। मैंने अभी आपको बोला था। आप बोलोगे मैम मैथमेटिक्स से कैसे जुड़ा है? बिकॉज हम कैलकुलेशन करते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन, नाटालिटी, मोटालिटी एंड कहाँ पे कितने स्पीसीज प्रेजेंट है, कितना खत्म हो गए हैं, कैसे लॉजिस्टिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीसीज का नंबर आगे बढ़ाने के लिए, स्पीसीज रिचनेस देखने के लिए, तो वो मैथमेटिक्स से कनेक्ट हो गया। जियोग्राफी तो ये होता है ना फौना एंड फ्लोरा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट इज अ लोकेशन और एरिया बोल दिया तो जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग अर्थ का लोकेशन देखते हैं डिफरेंट एरियाज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। उसके साथ आता है एटमॉस्फेरिक साइंस, जो एटमॉस्फेयर के रिलेटेड हो, जो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे गैसियस एक्सचेंज, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, डिफरेंट साइकिल्स आर आल्सो प्रेजेंट विद इन द एनवायरमेंट। ये हो गया। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, CFC गैसेस कैसे बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, सारी चीज एटमॉस्फेरिक साइंस में है। उसके बाद अर्थ साइंस, अर्थ साइंस बताता है अबाउट द अर्थक्वेक, ड्रॉट, सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, components of the different type of groundwater levels और different type of soil variety। देन आपके जैसे हो गए कि जियोग्राफी के साथ जुड़ के अर्थ साइंस और भी बनता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, बहुत वेराइटीज हैं इसके, ठीक है। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी अबाउट इकोसिस्टम्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम्स तो बहुत सारे हैं और वहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं। अभी देखो जैसे कि इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी हम लोग अगर पढ़ते हैं कभी तो वहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग हम सब कनेक्टेड होते हैं और कुछ फैक्टर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स से हमें ये पता चलता है कि फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं, मोशन कैसा हो रहा है, मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स कैसे चल रहा है, सेलुलर मूवमेंट कैसे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, जितने टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स का फंक्शंस, एसिड, बेस, एवरीथिंग। फिर आता है बायोलॉजी, दैट इज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे लिविंग इन द सेंस हो सकता है कि वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, देन प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, एवरीथिंग। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो एनवायरमेंटल एजुकेशन सब कुछ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। अब देखते हैं कि द टर्म ऑफन एम्प्लाइज एजुकेशन विद इन द स्कूल सिस्टम। ये टर्म कभी कभी बोला जाता है कि एजुकेशन जो स्कूल सिस्टम के अंदर चल रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट सेकेंडरी, तो कैसा है? हाउएवर इट समटाइम्स इंक्लूड ऑल एफर्ट्स टू एजुकेट पब्लिक एंड अदर ऑडियंसेस। देखो जैसे हम लोगों को पढ़ाने के लिए स्कूल में क्या यूज करते हैं, किताबें, प्रिंट मटेरियल, वेबसाइट्स, मीडिया कैंपेन्स एटसेट्रा। बट एनवायरमेंटल एजुकेशन कम्युनिटीज में, इंडिविजुअल और सोसाइटी में भी चलते रहता है। नॉलेज का शेयर वहाँ पे चलते रहता है एनवायरमेंट में, और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका भी हम सल्यूशन निकालते रहते हैं, ठीक है। सो अवेयर अबाउट द सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स एंड मोटिवेट टू सॉल्व दैम। इन शॉर्ट, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड सो दैट पीपल कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन शॉर्ट अगर बोला जाए, एनवायरमेंटल एजुकेशन लोगों को इतना सारा अंडरस्टैंडिंग देता है कि वो सराउंडिंग को अच्छे से समझ सके and know how to take care of it properly so that the world can be a better place। और कैसे अर्थ का टेक केयर करे कि अर्थ एक अच्छा जगह बन जाए, जैसे कि लोग वहाँ पे रह सके और ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह सके। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे यूनेस्को का। फिर से एक पॉइंट आया, यूनेस्को का फुल फॉर्म दिया है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ये स्टेट करता है कि ई मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन इज वाइटल इन इम्पार्टिंग एन इनहेरेंट रेस्पेक्ट फॉर नेचर। ये प्रोवाइड क्या करता है? इनहेरेंट रेस्पेक्ट फॉर नेचर अमॉन्ग सोसाइटी के अंदर,
एंड इन एनहांसिंग पब्लिक एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एंड सोसाइटी में एनहांस करना चाहता है पब्लिक एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पब्लिक के अंदर एनवायरमेंट को लेके अवेयरनेस। यूनेस्को एम्फसाइजेस, यूनेस्को और किस पे फोकस करता है ना, यूनेस्को एम्फसाइजेस द रोल ऑफ एजुकेशन, मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन इन सेफगार्डिंग द फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को QOL बोलते हैं, और फ्यूचर को मतलब फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट जैसे अच्छे से हो और सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, उसके लिए प्रोटेक्शंस। थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हम क्या करना चाहते हैं, गरीबी को हटाएंगे, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को हटाएंगे, कम करेंगे, एंड इंश्योरेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इंश्योरेंस देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ताकि डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये पोर्शन छोड़ दे क्या? हाँ छोड़ सकते हो, ये जो पोर्शन है ये छोड़ सकते हो, वही चीज दिया गया है रिपीट करके, तो ये चीज हम सोच सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें नहीं चाहिए, जितना एनफ आगे दिया था वो एनफ है, ये 2 पेज इंफॉर्मेशन एनफ है कंसेप्ट तक का। अभी देखो ऑब्जेक्टिव्स में चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सेकंड पार्ट आया, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आर ब्रॉड इन सेंस ऑफ नेचर। अगर हम लोग इसको देखें बहुत बड़ा है, इसका समझने का वे से अगर देखें तो बहुत बड़ा है। द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द केयर, सिस्टमैटिक नॉलेज लेना है अबाउट कैसे केयर लेना है, शुड बी टेकन इन द एक्सप्लेनेशन। जब भी हम कभी भी एनवायरमेंट के बारे में बता रहे हैं प्रोटेक्शंस के लिए, तो जो भी स्टेटमेंट भी दोगे ना वो मतलब पर्टिकुलर प्रोटेक्शन के बेसिस पे, केयर के बेसिस पे होना चाहिए। एंड यूटिलाइजेशन कैसे करोगे नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड इन गिवन थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम कैसे मैनकाइंड को प्रोग्रेस करवा रहे हैं। अगर हम एनवायरमेंटल एजुकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ह्यूमन का प्रोग्रेस हो रहा है। द प्राइमरी एम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्राइमरी एम क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, इज टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल्स required for the conservation and utilization of natural resources for the existence of mankind। अगर ह्यूमन काइंड और मैनकाइंड को बचाना है तो ऑब्वियस है कि हमें जब पढ़ाना रहता है, इसका प्राइमरी एम बनाना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम नॉलेज दे सके बच्चों को प्रिंसिपल्स के बारे में, कि जो प्रिंसिपल्स को मान के हम एनवायरमेंट को कंजर्व कर सके, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सके और प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके एग्जिस्टेंस ह्यूमन काइंड के लिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन गिव्स रिक्वायर्ड नॉलेज, ये आपको नॉलेज देगा, एंड एक्सपीरियंस रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ सच इंपॉर्टेंस व्यूज। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको जितना नॉलेज चाहिए वो तो देगा, अगेन आपको जो वैल्यू सीखना है वो भी बताएगा, उसका इंपॉर्टेंट व्यूज भी बताएगा। The role of environmental education is important in the realization of necessity। environmental education का रोल क्या है कि हमें ऐसा environment बनाना है जो कि हमसे फ्रेंडली हो, हमारे ज़रूरत के हिसाब से हो। necessity of maintaining friendly and well balanced relationship between man and nature। ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के अंदर अच्छा रिलेशनशिप को बिल्ड करना। इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। टू डेवलप, पहला टू डेवलप द सेंस ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट। ये क्या करता है, द सेंस ऑफ अवेयरनेस, पहले तो बच्चों के अंदर सेंस ऑफ अवेयरनेस को डेवलप करना है अबाउट एनवायरमेंट और उसके रिलेटेड जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। सो बच्चों को हेल्प करना इन रियलाइजिंग करने के लिए कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, मैन अलग है, एनवायरमेंट अलग है, दोनों के अंदर का रिलेशनशिप दैट इज अ इंटर रिलेशनशिप। व्हेन वी कंपेयर वन थिंग विद द अदर दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप। व्हेन वी कंपेयर बिटवीन वन पर्सन, सिंगल पर्सन, जैसे कि आप पहले क्या एक्शन कर रहे थे, अब क्या एक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। ओके, विद इन एन एक्शन और सपोज विद इन ए कॉलेज, तो पर्टिकुलर एक जगह के अंदर ही हो रहा है, तो उस कॉलेज को यूनिटी अगर मानते हो, एक मानते हो, तो उसके अकॉर्डिंग इंट्रा। अगर दो डिफरेंट पर्सनालिटी, दो डिफरेंट थिंग्स, दो डिफरेंट कॉलेजेस, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऐसा हो तो इंटर बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, सेंस ऑफ अवेयरनेस बच्चों के अंदर, कि वो रिलेशनशिप को भी समझ सके कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट में क्या है। नेक्स्ट, to inform the students about social norms that provide unity within environmental characteristics। तो ये environmental होगा, टाइपिंग एरर हो गया। तो ये बच्चों को इन्फॉर्म करेगा अबाउट सोशल नॉर्म्स, डिफरेंट सोशल नॉर्म्स के ऊपर, सोसाइटी में कौन से नियम बनाए गए, सोशल नॉर्म्स बनाए गए जिसके थ्रू हम यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विद एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, to create positive attitude about environment among the student। बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना, बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनवायरमेंट के रिलेटेड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। नेक्स्ट, टू डेवलप प्रॉपर स्किल रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन। प्रॉपर स्किल डेवलप करना, देखो हम अगर प्रॉपर स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन। एजुकेशनल इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसके थ्रू हमको पता चले कि हम जो भी काम करें वो सही है या गलत है, और एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर का रिलेशनशिप। तो इससे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि इन दोनों में आप जो भी काम कर रहे हो दूसरे के द्वारा आप उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू हेल्प स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग प्रॉपर to help the student in realizing the importance of taking proper step to solve environmental problems। ये तो समझ आ गया, environmental problems को solution देने के लिए, solve करने के लिए proper एक steps लेना। फिर आता है to develop required curiosity, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना, रिक्वायर्ड क्यूरियोसिटी, जिससे वो रियलाइज कर सके कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके लिए रिलेटेड जो भी वर्क है सोल्यूशन निकालने के लिए करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। दैट इज नंबर 8, टू क्रिएट एप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। सो ये बच्चों के अंदर ऐसा, अगर नॉर्मली हमें किसी के अंदर कोई अवेयरनेस क्रिएट करना रहता है और वो नहीं समझ पा रहे कि अवेयरनेस क्यों चाहिए, क्या रीज़न है, तो उसको ना पर्टिकुलरली उस रिलेटेड कुछ सिचुएशंस दे सकते हो। उस सिचुएशन को जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करते चलेगा और उस पर एक्शन लेते चलेगा तो वो समझ आएगा कि एनवायरनमेंट रियलिटी में कितना इंपॉर्टेंट है और उसका प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो टू क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। तो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो एनवायरनमेंट से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स है उसका डिसीजन मेकिंग करने के लिए बच्चों को सिचुएशन प्रोवाइड करना, ताकि वो लर्न कर सके क्या इश्यूज है और उस इश्यूज को फॉलो अप करके वो डिसीजन ले सके। नंबर 9, टू डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग स्किल्स। हम बच्चों को स्किल्स जो सिखा रहे हैं उससे बच्चों का क्या डेवलप होता है, कैपेबिलिटी। बच्चों का अगर कैपेबिलिटी डेवलप्ड होगा, टू डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग स्किल्स डेवलप होगा, किस लिए होगा, एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ना, उसके कुछ एम्स है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, अवेयर करना, कंजर्व करना, उसके प्रॉब्लम को सल्यूशन देना डिफरेंट लेवल्स में, सोशल लेवल में, फिजिकल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, कल्चरल लेवल में। तो उसलिए हमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, नंबर 10, टू एनलाइटन द पीपल ऑन द फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। हम लोगों को एनलाइटन करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, एनलाइटन मतलब आपको उजाले में लेके आना ताकि आप क्लियरली विजिबल कर सको, देख सको क्या प्रॉब्लम है। तो एनवायरनमेंट का क्या फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, किससे एनवायरनमेंट बना है और उसको कैसे हार्म पहुंच रहा है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट, टू इन्फॉर्म देम अबाउट देयर डिपेंडेंस ऑन द एनवायरमेंटल रिसोर्सेस। कैसे हम सारे लोग एनवायरनमेंट के ऊपर और एनवायरमेंटल रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बताना। नेक्स्ट, टू एनलाइटन देम अबाउट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन द लास्ट डिकेड एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एक्शन। देखो, हम अगर एनवायरनमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ों को बता रहे हैं और ये भी जानना पड़ेगा कि पहले जो लोग थे एनवायरमेंटलिस्ट और जो भी बच्चे थे जो भी एक्शन ले रहे थे इतना अवेयर होने के बाद, तो उन्होंने क्या स्टेप लिया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड
और एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टेप्स लेने के बाद आज के अवस्था में उसका क्या क्या बदलाव आया और अभी हम जो एक्शंस ले रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू अलर्ट देम अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शन। ऑब्वियसली ह्यूमन एक्शंस भी बहुत ही खराब होते हैं। ह्यूमन एक्शंस ऐसे कभी कभी ना नेगेटिव एक्शंस ले लेते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट हार्म हो सकता है। जैसे कि आपका हम लोग क्या करते हैं, घर का जितने भी वेस्ट मटेरियल है बाहर फेंक देते हैं, ना कि उसको डंप करते हैं, ना कि डिग करते हैं, मतलब एक होल डिग करना या फिर एक एरिया स्क्वायर में डिग करना और उसमें दे देना और उसको मिट्टी डाल देना ताकि वो मिक्स हो जाए सॉइल के साथ, वो सड़ जाए गल जाए। तो वो नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं जहाँ पे भी फेंक देते। तो दैट इज आवर ह्यूमन एक्शन पहला। दूसरा, जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन, प्लांट ट्रीज काट दे रहे। तीसरा, हम पेड़ बिल्कुल नहीं लगा रहे। चौथा, हम वाटर का यूजेस मिस यूजेस ज़्यादा कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, बाहर उसे ही छोड़ देते हैं, टैप ओपन हो जाता है, रह जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके बाद और भी एक्शंस है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर लगा देना, कोई एक्शन से आपके फॉरेस्ट को बर्बाद कर देना, सॉइल बर्बाद कर देना। तो ये सब तो है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। तो ये सब अगर ह्यूमन एक्शंस है, क्योंकि मैनकाइंड है तो मैनकाइंड इसको कर रहा है, ह्यूमन इसको कर रहा है, तो ये अगर करेगा तो कैसे एनवायरमेंट एंड बोथ हिमसेल्फ, मतलब ह्यूमंस के ऊपर, दोनों के ऊपर ये प्रभाव डालता है, वो बोला गया। सबके ऊपर डालता है, ह्यूमन नहीं सिर्फ, एनिमल, बर्ड, सबके ऊपर। फिर आता है टू क्रिएट कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी। यहाँ पे हम कंसर्न बताएंगे कि एनवायरमेंट का क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसको कैसे कंजर्व करना चाहिए एंड फोस्टर करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्स रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विथ द इकोस्फीयर। तो कैसे वो इकोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, टू डेवलप पर्सनल, कम्युनिटी एंड नेशनल सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन एथिक्स। तो हमें ना ये पर्सनल में, कम्युनिटी में एंड नेशनल में, मतलब पर्सनल मतलब खुद से, कम्युनिटी में मतलब पूरे सोसाइटी में, एंड नेशनल लेवल में सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन एथिक्स को लागू करना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट, टू वर्क इन एप्रिसिएशन ऑफ द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ नेचर। तो हमें बताना पड़ेगा, उसके लिए भी जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि एस्थेटिक क्वालिटी मतलब अर्थ का और नेचर का क्या ब्यूटीफुल क्वालिटी है और ब्यूटी क्या है वो बताना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा कि उसी को हम कैसे और आगे लेके जाए, उत्पादनशील बढ़ाएं, तो उसके लिए काम करना है। ठीक है। क्या हम इतना कि सपोज कुछ नहीं होता है तो यूनिट 3 का पूरे चैप्टर में कुछ याद नहीं आ रहा है तो इन आंसर्स को हम लोग मिला के अपने पॉइंट से लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका आंसर्स गलत ना हो। ऐसे में ईबीएस में गलत किसी का नहीं होता है, मार्क्स आते हैं अच्छे अच्छे, बट याद रखना आप बीएड में हो, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का लिखना तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। अब आते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्या स्कोप है ना? द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस और एनवायरमेंटल एक्सटेंशन सर्विसेज। द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस और एनवायरमेंटल एक्सटेंशन सर्विसेज कवर्स ऑल फील्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ये एनवायरमेंटल साइंस के हर एक फील्ड को कवर करता है। मैंने वहाँ पे भी बताया ना सब्जेक्ट्स रिलेटेड, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कैसे जुड़े हैं। दिस इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरमेंट। ये और भी इंक्लूड करता है इफेक्ट ऑफ मैन, मैन का क्या इफेक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर, एंड हाउ ही हैज एक्सप्लॉइटेड एंड डिवास्टेड इट। कभी कभी हम लोग अपने एक्शन से खराब कर देते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, डिवास्टेड, उसको बर्बाद करते हैं, उसको पल्यूट कर देते हैं, एंड बट मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ मैन कैन सेव इटसेल्फ। ये जब बताया तो ऐसा भी बताना पड़ेगा कि कैसे अर्थ को ह्यूमंस ने ही सेव किया है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच ही हैज़ कॉज्ड, जो कि उसने अपने कर्मों से, अब्यूजमेंट से, मिसयूज से और ओवर यूज से खराब किया था। जो भी रिसोर्सेज को एनवायरमेंट का, उसको फिर से अपने एनवायरमेंटल एजुकेशन के पॉइंट से फोकस करके, नॉट ओनली फोकस बट उसके थ्रू एक्शन लेके, अंडरस्टैंड करके फंडामेंटल कॉजेस को उसने ठीक भी किया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सो दिस शुड ऑल्सो इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। तो बहुत सारे इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी हैं जिसके थ्रू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कम कर सकते हैं। मतलब पहले हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर को पहले एग्जामिन करोगे, फिर उसके बाद उसके थ्रू जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चल रहा है उसको कम करोगे। तो स्कोप को समझने के लिए 3 पार्ट दिया गया है, एजुकेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट,
एजुकेशन अबाउट द एनवायरमेंट, एजुकेशन फॉर द एनवायरमेंट। तो एजुकेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट में क्या है देखते हैं पहला। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट है, एजुकेशन फ्रॉम है यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन अबाउट है यहाँ पे, और एजुकेशन फॉर है यहाँ पे। तो एजुकेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स, मतलब हम अपने सराउंडिंग से कुछ गेन कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से ही हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें ब्यूटी को समझना है, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द एनवायरमेंट को समझना है, कैसे उसको बरकरार रखना है, मतलब उसको ही पकड़ के रखना है। दैट इज, कोई ब्यूटी को बर्बाद कर दे तो कितना बुरा लगता है, तो उस ब्यूटी को बचाए रखना है, ये हमारा एनवायरमेंट खुद हमें समझाता है। सेकेंड पॉइंट, एनवायरमेंट मतलब एजुकेशन अबाउट एनवायरमेंट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ आवर एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट से जुड़े हुए स्टडी है। टू लर्न अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन, उसके कॉम्पोजिशन, उसके वर्किंग मैकेनिज्म एंड उसके यूजफुलनेस के ऊपर है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉम्पोनेंट है एनवायरमेंट का, एनवायरमेंटल एजुकेशन का, सिंस वी हैव टू लर्न अबाउट द एनवायरमेंट बिफोर वी कैन मेक इट। अगर हम एनवायरमेंट एजुकेशन को समझना चाहते हैं तो पहले हमें एनवायरमेंट क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये समझना पड़ेगा। फिर जाके उस कंपोनेंट को समझने के बाद आप एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ें, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। फिर आता है एजुकेशन फॉर द एनवायरमेंट, ये एनेबल करता है, आपको हेल्प करता है लर्न करने में हाउ टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, कैसे आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकता है प्रेजेंट जेनरेशन को एज वेल एज द फ्यूचर जेनरेशन को, अगर हम उसको प्रिवेंट और प्रिजर्व करते हैं। दिस द कंजर्वेशन एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये आपका कंजर्वेशन एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। अब चलो 1.4 में चलते हैं, जो कि है गाइडिंग प्रिंसिपल समझते हैं। नंबर 1, कंसिडर द एनवायरमेंट इन इट्स टोटलिटी। हम एनवायरमेंट को, जब हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एनवायरमेंट को टोटलिटी में समझना, कंप्लीट वे से समझना। टोटलिटी में क्या है, नेचुरल, बिल्ड, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर से समझना। नेचुरल वे से भी समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल वे को भी समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का यूज करके पॉजिटिविटी बढ़ाना है, मतलब कैसे इसको टोटलिटी में हम सेव कर सके, एंड सोशल स्ट्रक्चर को भी समझना है कि ह्यूमंस इसको कैसे ठीक करें। एनवायरमेंटल एजुकेशन टू बी ए कॉन्टिन्यूअस लाइफ सेविंग प्रोसेस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एक लगातार लाइफ सेविंग प्रोसेस जैसा है, मतलब इसको अगर पढ़ते हो लाइफ सेव होते जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एजुकेशन टू बी इंटरडिसिप्लिनरी इन इट्स अप्रोच, अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो इसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी आपको समझना पड़ेगा। दैट इज, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे, मैंने आपको सब्जेक्ट समझाए, जैसे ये कनेक्टेड है बायोलॉजी के साथ, इकोलॉजी के साथ, एटमॉस्फेरिक साइंस के साथ, जियोलॉजी के साथ, जियोग्राफी के साथ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, एग्जामिन मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। तो पहले हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले, जब तक आप अपने तरफ से और अपने साइड से एग्जामिन नहीं कर लेते कुछ चीज़ों को, तो आप एक्शन नहीं लोगे। सो एग्जामिन मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज, जो भी इश्यूज पहले से हुए हैं, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन टू फोकस ऑन करंट एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज जो अभी का करंट एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल सिचुएशंस को लेके प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फोकस करता है। promote the values and necessity of local, national and international cooperation in the prevention and solution to environmental problems। अभी देखो, promote करना है environmental रिलेटेड जो भी उसके वैल्यूज है उसको और उसके ज़रूरतों को नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल के सपोर्ट से प्रमोट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और उसके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिटली consider environmental aspects of plan for development and growth। तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा एनवायरमेंटल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं प्लान के, मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग लेना पड़ेगा कि एनवायरमेंट्स के जो भी फील्ड्स हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उसको समझे, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को समझे और उसके बाद एक्शंस पे कंटिन्यू रखें। एनहांस द पोजीशन ऑफ लर्नर जितना अच्छे से समझेगा उतना बेटर वो आगे जाएगा। सो पोजीशन बढ़ाना पड़ेगा उनका कि अच्छे से समझो एनवायरमेंट को, एंड एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप टेक केयर करो, ले लो, एक्सेप्ट करो। फिर एनेबल लर्नर्स, देखो लर्नर्स को हेल्प करना और भी,
एनेबल लर्नर्स टू डिस्कवर सिम्टम्स। अभी देखो एनवायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कारण क्या है, उसके कैरेक्टर सिम्टम्स को तो समझना पड़ेगा। जैसे आपको फीवर होता है तो फीवर से रिलेटेड आपके बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, वैसे आप एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो तो एनवायरमेंट का कुछ सिम्टम्स या कैरेक्टर्स तो दिखता होगा। जैसे अभी का एनवायरमेंट, आज का एनवायरमेंट अभी कूल है थोड़ा, मॉर्निंग में भी नॉर्मल था, आज इतना खास गर्म नहीं, कल बहुत ज़्यादा गर्म था। तो एनवायरमेंट को समझो कि उसके सिम्टम्स क्या है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाइक होता है, बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन की वजह से और ज़्यादा गर्मी लगेगा, तो वो उसके सिम्टम्स है। और इसका अल्टीमेट चीज़ें हैं कि 2-3 दिन के अंदर बारिश होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर मतलब ये हो गया, वेपराइज्ड हो रहा है। ह्यूमिड कंडीशन, जो वाटर लॉग है, आपका वाटर लॉक्ड होके आपके एनवायरमेंट में एलिमेंट्स के अंदर चल रहे हैं, तो उसको ऊपर लेके जाता है, सोक होता है, और उसके बाद बहुत थंडर के साथ बारिश होता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है क्या रेनी सीजन में थंडर होता है या बिजली कड़कते हैं? नॉर्मली कोई अगर देखा हो तो जानना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था अभी आया, एनहांस द लर्नर एबिलिटी, बच्चों के एबिलिटी को इंक्रीज करना ताकि बच्चा ना क्रिटिकल वे से भी सोच सके, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर सके। नॉर्मली ये तो आप जानते हो, एजुकेशन का मतलब होता है चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, क्रिटिकली थिंक करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। नेक्स्ट, यूटिलाइज डिफरेंट लर्निंग एनवायरमेंट एंड अप्रोचेस टू लर्निंग, टीचिंग अबाउट एंड फॉर्म ऑफ द एनवायरमेंट विद एम्फेसिस ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट में इसको यूटिलाइज करना है। जो भी आपने लर्निंग टीचिंग से अप्रोचेस से सीखा, उसके फॉर्म्स जाने, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिया, उसको यूटिलाइज करके जानना और भी आगे बढ़ना। चलो अभी कंपोनेंट्स को समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन का कंपोनेंट बोल रहा है, ना कि एनवायरमेंट का कंपोनेंट है। एनवायरमेंट एजुकेशन का मेन एम क्या होता है पता है? The aim of environment education is clearly to show the economic, social, political, ecological interdependence of the modern world. ठीक है, in which decision, action by different countries can have international repercussions. ठीक है, repercussions. तो repercussions होता है कि इंटरनेशनल ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना। तो अभी हम अगर डिसीजन लेते हैं तो क्या हम अकेले डिसीजन ले पाएंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड? नो। आपने अभी तक जितने भी कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी कमिटीज़ का वर्क पढ़ा, एक्शंस लिए गए, प्रिंसिपल्स को देखा, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कहीं पे 193 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है, मेंबरशिप दिखाया, तो कहीं पे डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने दिखाया है। तो ऑलमोस्ट एक अकेला गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इसको डील नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि एनवायरमेंट का मतलब होता ना कि कोई एक जगह का और एक कंट्री का एनवायरमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द होल टोटल वर्ल्ड्स एनवायरमेंट। तो उसको प्रोटेक्ट करना, इवन बोल सकते हो वर्ल्ड का हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक कंट्री को इसमें पार्टिसिपेट करके अपने कंट्री में उसको लागू करवाना पड़ेगा। तो ये आपका मतलब मेन पॉइंट होता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड इन दिस रिगार्ड हेल्प टू डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करता है। सॉलिडरिटी एमंग कंट्रीज में सॉलिडरिटी को मेंटेन करेगा, मतलब जो पॉइंट हमने फिक्स किया तो उसी के ऊपर वो चलेंगे। फिर रीजन्स एज द फाउंडेशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, और ऐसे ऐसे जगह पे हम एरिया में काम करेंगे जहाँ से हम इंटरनेशनल ऑर्डर बना सके और जिसके थ्रू हमारा गारंटी कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट हो एनवायरमेंट का। सो द मेन एनवायरमेंट मतलब मेन एम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन ग्रास रूट लेवल में, मतलब फाउंडेशन लेवल से और नीचे के लेवल से अगर देखें, इज टू सक्सीड इन मेकिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरमेंट। मतलब हमें ये समझाने के लिए, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज लेने के लिए कि हमारा सराउंडिंग क्या बोल रहा है, उसके लिए हम कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना नेचुरल है, और कैसे हम अपने एनवायरमेंट को फिर से बना सकते हैं, कैसे इफेक्टिव वे से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनको अवेयर करके ले आना, एंटिसिपेट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उनको बुलाना कि आ जाओ पार्टिसिपेट करो, एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, क्वालिटी एनवायरमेंट का जो क्वालिटी है उसको मैनेज करना। देयरफॉर नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो
नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए चाहिए, वो लेवल्स के ऊपर ही जाता है, मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप बोलोगे मैम बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये चीज को समझ के अपने पॉइंट से आप लोग लिखना, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इतना बोल दिया गया, आपके माइंड में बहुत सारे कंसेप्ट आ गए। इजी टॉपिक अटेंड करोगे तो 7-8 पेज के 10-12 पेज भी लिख सकते हो। 2 जगह पे आएगा, एक आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो वहां पे आप 20 मार्क्स का इससे अटेंड कर लोगे आराम से, ठीक है। अभी देखो लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, अगर मुझे एजुकेशन को रीओरिएंट करना है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो हमें वेरियस लेवल्स पे काम करना पड़ेगा, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेवल पे एट ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी वर्क करना पड़ेगा। फॉर्मल एजुकेशन क्या बोलता है ना, फॉर्मल एजुकेशन बोलता है एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इंक्रीजिंगली ए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन इन द वर्ल्ड। एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्रीजिंगली ए प्रोमिनेंट पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, किस लेवल के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एजुकेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का इस 3 लेवल के पढ़ाई के लिए। फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर प्लेज ए वाइटल रोल इन द एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड अवेयरनेस बाय एक्सपोजिंग द यंगर जनरेशन, देखो जब हम पढ़ाने जाएंगे तो हम स्कूल में जाते हैं तो यंगर जनरेशन है, उसको एनवायरमेंट को पूरा ओपन करके दिखाना, लो एनवायरमेंट ऐसा है, अभी इसका इंफॉर्मेशन देंगे, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, इसको एनालाइज करना बताएंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है और उस रिलेटेड डेवलपमेंट करवाएंगे। सो देयर हैज आल्सो बीन ए मेजर शिफ्ट फ्रॉम स्कूल टू एडल्ट कम्युनिटी एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो हम स्कूल टू एडल्ट तक जाते हैं, फिर एडल्ट एंड कम्युनिटी लेवल में जाएंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन का। नेक्स्ट, rather than establishing a new subject, most countries have opted to infuse environmental education objective and strategies into the existing curricula, while some other countries practice both option। देखो हम अगर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू सब्जेक्ट हम छोड़ देते उस चीज को कि नया सब्जेक्ट नहीं बनाते, तो कंट्रीज क्या करते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव और उसके स्ट्रेटजीज है उस जो करिकुलम में पहले से करिकुलम में फिक्स्ड है, और कुछ कंट्रीज उसको क्या करते हैं ना, इसको वो अप्लाई करते हैं, मतलब जो करिकुलम में पहले से फिक्स्ड है उसी को चला रहे हैं। और कुछ कंट्रीज क्या करें, नया एक एनवायरमेंटल एजुकेशन बोल के सब्जेक्ट बना दिए हैं, प्लस उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ करिकुलम के साथ जोड़ भी दिए हैं, तो दोनों कर रहे हैं। इन एडिशन द फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल अगर लर्निंग पे फोकस करना है तो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। प्रैक्टिकल लर्निंग इन द रियल वर्ल्ड इन एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प स्कूल टू एड्रेस important general educational objectives related to values and to skill development। So अगर मुझे रियल वर्ल्ड में बच्चों को समझाना है, एड्रेस करवाना है उस प्रॉब्लम के साथ, तो ऑब्वियस है उन प्रॉब्लम के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग नॉलेज को ऐड करना पड़ेगा ताकि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, बच्चे ग्रो कर सके। अब देखो प्राइमरी लेवल में क्या कर रहे हैं। एट प्राइमरी लेवल द अटेम्प्ट इज मेड टू सेंसिटाइज द चाइल्ड अबाउट एनवायरन्स, एनवायरन्स मतलब एनवायरमेंट के पार्ट्स, ठीक है। तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि एनवायरमेंट क्या है। एम्फेसिस शुड बी मोस्टली ऑन बिल्डिंग अप अवेयरनेस। हम लोग प्राइमरी लेवल है ना, छोटे बच्चे हैं, तो 75% चाहते हैं कि अवेयर हो जाए क्या है नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन ओनली 20% देते हैं और प्रोटेक्ट करने को बोलते हैं, जैसे पेड़ लगाओ, पानी बर्बाद मत करो, बिजली बर्बाद मत करो, ऐसा बोल के हम 5% प्रोटेक्ट करते हैं, तो परसेंटेज में दिखाएगा। टीचिंग स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे यूटिलाइज होता है वो ऑडियो विजुअल एड्स है और प्लस फील्ड विजिट है। सेकेंडरी लेवल ऑब्जेक्टिव्स वो रियल लाइफ से जुड़ा रहता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। अवेयरनेस और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में होता है, क्योंकि बच्चे का नॉलेज बढ़ चुका है तो बच्चा अभी खुद से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके अवेयरनेस जो उसके पास था और जो वो एक्सपीरियंस किया था उससे वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे उस तरह का कंटेंट सप्लीमेंटेड करना पड़ेगा जनरल साइंस में। टीचिंग यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टीचिंग, प्रैक्टिकल्स एंड फील्ड विजिट। द एम्फेसिस मस्ट बी ऑन, इसमें ज़्यादातर हम फोकस किस पे करते हैं, कंजर्वेशन, कैसे बचाया जाए, एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कैसे गैदर किया जाए, प्रॉब्लम का पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, एंड एक्शन स्किल, उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन।
सोल्यूशन का स्किल होना चाहिए। जैसे कंटेंट में भी साइंस बेस्ड होगा, जो भी एक्शन लेंगे हम साइंस बेस्ड वर्क के अकॉर्डिंग लेंगे। द डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन लेंगे। और seen across the globe is based on each country's major and threatened resources। तो अगर मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में इन सारी चीज़ों को ना बताऊं और ग्लोबली जो भी रिसोर्सेस खत्म हो जाने का डर है, थ्रेटन मिलता है और इश्यूज है, ना बताऊं तो प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द मालदीव्स एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम highlight issues of marine environment emerging from the National Environmental Action Plan of 1989। मतलब 1989 पे जो नेशनल एनवायरमेंट एक्शन प्लान बना, उसमें मालदीव्स के जो मेराइन इश्यूज हैं, मतलब मेराइन एनवायरमेंट के इश्यूज हैं, उसके बारे में हाईलाइट किया गया। जैसे अभी देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स जो ऊपर भी पढ़े थे ना, उसको लिखने से भी चल जाएगा यहाँ पे। टू एम्फसाइज द रेलिवेंस ऑफ साइंस टू डेली लाइफ में साइंस को समझाना। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना। देन टू क्रिएट एन एनवायरमेंटल कंड्यूसिव, मतलब ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जो कि जो भी नॉलेज दोगे वो ट्रांसफर होते रहेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। टू ग्रेटर रिलायंस ऑन द यूज ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ साइंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस करेंगे जो भी हम उसका व्यवहार करें, जो भी प्रिंसिपल का एंड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। देन टू एक्वांट द स्टूडेंट्स विद वेरियस नेचुरल फेनोमेना, बच्चों को एक्वांटेड करवाना और समझाना नेचुरल फेनोमेना और नेचुरल चीज़ों के ऊपर। टू डेवलप एन आउटलुक विच एम्फसाइज द मेथड एम्प्लॉयड इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस, ये भी समझाना कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स का यूज होता है। टू नो एंड अंडरस्टैंड टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट इन जनरल, हमें अंडरस्टैंड करना है कि एनवायरमेंट इन जनरल क्या इश्यूज है, एस्पेक्ट्स है। टू नो एंड अंडरस्टैंड इंटरैक्शन बिटवीन मामल्स, बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरमेंट, हमें ये भी समझना है कि मामल्स मतलब जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, रैबिट्स है, जितने भी स्पीसीज है, ह्यूमंस एंड उनका एनवायरमेंट, उनका रिलेशनशिप, उनके अंदर जो एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स के अंदर मतलब शेयरिंग होता है, वो सब समझना पड़ेगा। बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स कॉजेस, कौन से रीजन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और कैसे एफर्ट्स लगाओगे बच्चों को समझाने के लिए ताकि वो पार्टिसिपेट करे सोसाइटी में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू बिल्ड एंड डेवलप स्किल्स इन थिंकिंग, रीजनिंग, इंक्वायरिंग, इवैल्यूएटिंग, मेकिंग डिसीजन। सो बिल्ड करेंगे एंड डेवलप करेंगे स्किल्स को, बच्चों के सोचने का कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, रीजनिंग, प्रॉब्लम जो आते हैं रीजंस को सॉल्व आउट करने के लिए, इंक्वायरी करने का कैपेसिटी आना चाहिए, इवैल्यूएटिंग, मेजरमेंट करने का सब कैपेसिटी आना चाहिए कि समझ के कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कौन सा इजी है, किस लेवल में हमें जाना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर से हम काम करें तो सॉल्व होगा। एंड मेकिंग डिसीजंस मेकिंग करना चाहिए कंसर्निंग ह्यूमन एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, एंड ह्यूमन से जुड़ा हुआ जो भी डिसीजंस हैं एंड उनके सराउंडिंग का वर्ल्ड। फिर क्या है, इनकलकेट टू एटीट्यूड इन यूजिंग, दो तरह का एटीट्यूड डालो, जैसे कि एक होता है कि नॉलेज एंड एक होता है स्किल्स, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके और इश्यूज उससे जो इंडिविजुअल, सोसाइटी और एनवायरमेंट से जुड़े हैं उसको सॉल्व कर सके। टू बिल्ड द वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द नीड एंड नेसेसिटी टू लिव टुगेदर, वैल्यूज एंड एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना ताकि उसका जो ज़रूरत है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब हम लोग सारे एक ना हेट्रोजेनस सोसाइटी में है, सब कुछ सबका अलग अलग है, बट हम डिपेंड है सेम एनवायरमेंट पे, तो हम अलग होते हुए भी सेम एनवायरमेंट में हार्मोनी और बैलेंस के साथ रहना, इसका ज़रूरत समझाना लोगों को इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे हमने जिस पे फोकस किया वो है पॉपुलेशन, पहले ग्रोथ, उसके अराइजेस और उसके प्रॉब्लम्स जो अनप्लान्ड पॉपुलेशंस होते हैं। लॉ, लैंड यूज कैसा हो रहा है, लैंड रिक्लेमेशन, सॉइल कंजर्वेशन, लैंड एंड सॉइल कंजर्वेशन, रिसोर्सेस, रिसोर्स यूज, कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन में फूड प्रोडक्शन, फूड एडल्टरेशन एंड प्रिजर्वेशन, बैलेंस डाइट एट्सेट्रा। कंजर्वेशन में कॉजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, सॉइल, वाटर, कंजर्वेशन ऑफ अदर नेचुरल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नेचुरल ब्यूटी।
Pollution में pollution of water, air, soil, noise pollution, pollution by insecticides and other chemical and waste disposal. Health and hygiene, individual, family, कंट्री होगा, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, काउंटी कुछ नहीं है, कंट्री होगा, ये टाइपिंग एरर हुआ है. कंट्री एंड सोशल हेल्थ, हाइजीन, हेल्थ hazards एटसेट्रा. ह्यूमन एंड नेचर में हम क्या पढ़ते हैं? अदर कंपाउंड्स ऑफ एटमोस्फियर, एनवायरमेंटल क्वालिटी, फ्यूचर ऑन अर्थ. ठीक है, टर्शियरी लेवल में जाएंगे अभी, और भी है अभी तक, मतलब और यहाँ पे 4-5 पेज बोला गया. कोई बात नहीं, हम लोग बीच में कम कर देंगे. जैसे कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट बोलती हूँ, ऐसा ये जो पॉइंट है रेशनल नीड एंड सिग्निफिकेंस, तो नीड एंड सिग्निफिकेंस आपका ऑब्जेक्टिव स्कोप में जो लिखा गया है वो लिखोगे, हो जाएगा. तो ये पेज आपको नहीं पढ़ना है. एंड 1.9 जो कांस्टेंट है बस उतना समझना है. एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का जब स्टार्टिंग में हम इतना इतना बड़ा बड़ा चीज किए थे ना, इंट्रो और कॉन्सेप्ट, उसको आप कंक्लूड भी कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा कम कर दे रही हूँ, 2 पेज कम हो गया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. बहुत सारे पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन का आंसर है ना, इसी वजह से. चलो अब हम आगे चलते हैं टर्शियरी लेवल में. अच्छा मुझे इतना बता दो, लेवल में वैसे ही आता है, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में वैसे ही आता है हमारा टर्शियरी लेवल. नॉर्मली टर्शियरी लेवल मतलब हायर लेवल, कॉलेज लेवल में. सो tertiary level of education has responded to the increasing demand for environmental managers. मतलब वो डिमांड करता है कि एनवायरमेंट को, अभी जैसे बचपन में हम अवेयरनेस के बारे में बोले और 5% एक्शन लेने बोल रहे हैं, सेकेंडरी में हम 50-50% में आ गए. हम अभी टर्शियरी में हैं, मतलब कॉलेज लेवल में है, जहाँ पे हमें 100% काम करना पड़ेगा. तो हमें एनवायरमेंटल मैनेजर चाहिए और एक्सपर्ट्स चाहिए, जहाँ से हम पॉइंट्स का पर्टिकुलर सोल्यूशन समझे और उसी को ही एक्शन में ले. तो ये इन द 1990s के पीरियड से ये स्टार्ट हुआ था, डिमांड बढ़ा एनवायरमेंटल मैनेजर का. एट कॉलेज लेवल मैक्सिमम एम्फेसिस हम किस में देते हैं ना, नॉलेज. एम्फेसिस शुड बी ऑन नॉलेज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कन्वर्सेशन. द कंटेंट मस्ट बी कॉलेज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो कंटेंट कॉलेज लेवल में होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता है. टीचिंग, हम लोग ज़्यादातर टीचिंग का क्या व्यवहार करेंगे यहाँ पे, प्रैक्टिकल्स एंड एक्शन ओरिएंटेड फील्ड वर्क डन होगा. एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो और भी बड़े लेवल में होगा, 4 मेजर एरियाज को हम फाइंड आउट करें. जैसे हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल इकोलॉजी. अभी का जो की ट्रेंड्स चल रहा है, जहाँ पे हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को टर्शियरी लेवल में भी इंक्लूड करें, उसमें क्या क्या हो रहा है देखो. बेसिक इंफॉर्मेशन किसका देंगे, एनवायरमेंटल कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स एडेड टू एग्जिस्टिंग कोर्सेस एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फॉर ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कोर्सेस. उसके कोर्सेस को छोड़ के भी, मतलब अपने कोर्सेस को छोड़ के भी ग्रेजुएट मतलब अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में एनवायरमेंटल के कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स को कोर्स में डालना. न्यू एनवायरमेंटल यूनिट्स, नए नए चैप्टर्स, यूनिट्स, मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाना ताकि कोर्सेस में ये पहुंचे. एंड डेप्थ और डिटेल के साथ एनवायरमेंटल स्टडी को हम आगे लेके जाए. इसलिए आप लोग जब ग्रेजुएशन और पीजी लेवल में थे तो देखा होगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ पढ़ाए जाते थे और सबको ये बाउंड था. फिर देखो न्यू नॉन डिग्री प्रोग्राम्स, बहुत सारे न्यू नॉन डिग्री प्रोग्राम्स एंड कोर्सेस हैं, जैसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, फाउंडेशन कोर्स होगा. तो वहाँ पे भी टर्शियरी एजुकेशन जो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसको डाला गया. फिर इन सर्विस ट्रेनिंग में भी ये डाला जाता है ताकि आप जब बच्चों को पढ़ाने जाए तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का इस्तेमाल करें हर एक लेवल में, ताकि बच्चों का नॉलेज अपग्रेडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड प्रैक्टिसेस के लिए. ग्रेटर इम्फेसिस हमने किस पे दिया, ऑन ट्रेनिंग एंड ट्रेनर्स, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स एंड इन स्ट्रेंथनिंग द टर्शियरी एजुकेशन सिस्टम, मतलब हायर लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम को एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज को हमने सपोर्ट किया. मोर रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड पॉलिसीज पर्सपेक्टिव्स में और प्रैक्टिसेस में, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च उसके एनवायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसीज प्रैक्टिसेस को लेके. ये ग्रेटर डायलॉग एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए. जैसे कि आप जितने बड़े होते जा रहे हो, जैसे एनसीसी वर्क कर रहे हो, एनजीओ में काम कर रहे हो,
और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट प्राइवेट एनजीओ के सेक्टर्स में, डिफरेंट टैलेंट्स लग रहे हैं कि ये काम करे आगे बढ़े। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ टर्शियरी एजुकेशन ensuring education and training address prevailing practical needs। तो फिर उसके बाद बोला गया कि इंस्टीट्यूशन को और भी बोला गया है कि कैसे भी करके वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करे रिलेटेड टू एजुकेशन, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का नीड है, मतलब एनवायरमेंट का नीड है, वो उसको हम प्रैक्टिकली बच्चों तक पहुंचा सकें। इंक्रीजिंग एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन एडल्ट एंड कम्युनिटी एजुकेशन, कम्युनिटी एंड एडल्ट एजुकेशन में ज़्यादा एम्फेसिस देना। नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों मेथड का यूटिलाइज करके एनवायरमेंटल लिटरेसी लेवल्स को इंक्रीज करना। अभी आता है नॉन फॉर्मल, मैं थोड़ा सा बोल दे रही हूँ। नॉन फॉर्मल मतलब होता है कि एजुकेशन को छोड़ के जो भी माध्यम से आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, एजुकेशन चलता है चाहे एजुकेशन सिस्टम में, और दूसरे एजुकेशनल एक्टिविटीज आप एग्जिस्टिंग वे से करोगे, जैसे करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर लेवल में, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग में, वाइड पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज में, मास मीडिया वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में, कम्युनिटीज इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को चूज करेंगे और हर एक लेवल में कैपेसिटीज को डेवलप करेंगे ताकि एजुकेशन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लोगों तक पहुंचे। एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे एडल्ट में इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, जैसे कि एक एडल्ट को आप एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बता दे रहे हो, तो जैसे वो समझ गया सोसाइटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो स्टार्ट कर देगा पोस्टर मेकिंग, स्लाइड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इंफॉर्मेशन पिक्चर्स के थ्रू। ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अगर इम्पोर्टेंस बता दोगे तो वो फॉरेस्ट को वेल्थ मान के बचाए रखेंगे। चिल्ड्रन एक्टिविटी, बच्चों को जैसे बताना नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसके थ्रू जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ना पेंटिंग होता है, स्पॉट पेंटिंग, मॉडलिंग, पोस्टर डिजाइन बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे अवेयरनेस के बारे में समझे। फिर आता है इको डेवलपमेंट कैंप्स। सो करेंटली बहुत सारे इको डेवलपमेंट कैंप्स बन रहे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट के थ्रू, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया जा सके। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पता है मतलब ऑलमोस्ट 200 एनजीओज अभी तक काम करे एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव्स, रेगुलर कोर्सेस अरेंज किए जाएंगे जैसे बच्चों को रेगुलरली ट्रेन कर सके एनवायरमेंट के नए नए प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। फिर आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी हम जा सकते हैं, जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट और बायोस्फीयर मैन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज दे सकते हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, कैडेट्स ऑफ 3 विंग्स आर्म्ड फोर्सेस, सबके लिए सप्लीमेंटेड फाउंडेशन कोर्स रहेगा एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मटेरियल एंड टीचिंग मटेरियल जो कि एनवायरमेंट से जुड़ा हो। ऑडियो विजुअल एड्स, मटेरियल फॉर मीडिया, टीवी, रेडियो, फिल्म्स, न्यूज़पेपर, ऑडियो, मोबाइल एग्जीबिशन, ऑडियो विजुअल मटेरियल, ये सब। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल गवर्नमेंट, स्टेट्स, यूटीज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सुइटेबल एक्टिविटीज ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किया जाएगा, दैट इज 5 जून ऑफ ईच ईयर, ठीक है। और डू ई सपोर्ट द फंक्शन फाइनेंशियली, मतलब ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो एजुकेशन रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्टली कंडक्ट करते हैं ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, अब एक सुनिए, इसके 3 कैटेगरीज हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को 3 लेवल्स में हम लोग ले जाएंगे, ठीक है, 3 लेवल में हमने ले गए और यहाँ तक में कंप्लीट हुआ। नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई एक चीज़ आप लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, सेम है। तो हम ये बस लास्ट पढ़ते हैं, टारगेट जो है, टारगेट पॉपुलेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। 3 कैटेगरीज में ऑडियंस है जिसके लिए हम आइडेंटिफाई करें एनवायरमेंटल एजुकेशन को और अवेयरनेस क्रिएट को। एक होता है जनरल पब्लिक, पब्लिक एट एवरी एज क्लास, कोई भी क्लास का हो, फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, टीचर्स को इनफॉर्मल एजुकेशन दे रहे हो, यंग पीपल एडल्ट एजुकेशन दे रहे हो, हैंडीकैप लोगों को, सबको प्रोवाइड कर सकते हो आप एनवायरमेंटल एजुकेशन। देयर इज नीड फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स जिसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस करवा सके अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक, सारे पब्लिक्स में अवेयरनेस क्रिएट करना है। जो एनवायरमेंट और उसके रिलेटेड जेंडर से डरते हैं एक्सपोज करने में, तो उसको एक्सपोज करें, उसको कैसे डील करना है वो समझे, और एनजीओज भी इसमें काम करें। साइंटिफिक ऑक्यूपेशन में क्या है और सोशल ग्रुप्स का ना, दीज आर दोज हुज एक्टिविटीज एंड इन्फ्लुएंस हैव एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन द एनवायरमेंट। स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल एंड सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज करें और इन्फ्लुएंस करें लोगों को
कि एनवायरनमेंट को कैसे लेके जाना है आगे, जैसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, पॉलिसी मेकर, एग्रीकल्चरलिस्ट। सर्टेन प्रोफेशनल एंड साइंटिस्ट जो है वो कैसे वर्किंग करें, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम करें, जैसे कि बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, टेक्सोनोमोलॉजिस्ट, सैनिटरी इंजीनियर्स एटसेट्रा। खत्म। इसके बाद यहाँ पे बस प्रॉब्लम्स देखो, जो ये कॉन्स्टेंट बोलता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, विजिट है स्पेशलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, हाई पीपल टीचर रेशियो रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और उनको समझाया जा सके। पॉसिटी ऑफ द क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर्स, जो पहले अवेलेबल नहीं थे, जो ट्रेंड टीचर्स अभी एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड भी ट्रेंड टीचर्स रहे ताकि आगे लेके जा सके। लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्स, जब आइटम्स, इक्विपमेंट्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल कुछ ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस, हमें चेंजेस के साथ एक्सेप्ट करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो होना चाहिए। दैट्स इट। ये इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर बना, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे इसीलिए बता दे रही हूँ। यूनिट 3 में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यूनिट 2 का 2.1 एंड 2.2 में आप इसी को लिख सकते हो, एंड यूनिट 5 में यूज होगा। ठीक है, ओके देखो ये यहाँ पे भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ नीड एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ना लिख के आप एनवायरमेंटल एजुकेशन का नीड एंड स्कोप लिख दो, वो भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पॉइंट्स है वो कंजर्वेशन एंड रीजेनरेशन के लिए ही दिया गया है। सो इतने जगह पे आप इस नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला चीज ये बताया गया। अब चलते हैं हम आगे रोल ऑफ टीचर में। रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे। ठीक है, ये रोल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, रोल ऑफ टीचर इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो आपको पहले तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब आपने पहले एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पूरा लिख देना, उसका नीड, उसके प्रिंसिपल्स, मतलब लॉन्ग में अगर आया प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स पूरा लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखना वही सब लिखा गया। देखो एनवायरमेंटल एजुकेशन रेफर्स टू, वही यूनेस्को का डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं आपको एक्स्ट्रा। तो इसके बाद यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है दिस पेज, एक पेज का है, छोटा है थोड़ा सा, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो पहला, द रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेशन मेकिंग। सो आप लोग सारे भी नेशनल मतलब क्या है, नेशन बिल्डर्स हैं, गोइंग टू बी नेशन बिल्डर्स हैं, कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ाते हो तो नेशन बिल्डर्स हैं, यू आर सर्विंग फॉर ए नेशन। सो आप लोग नेशन मेकिंग में लगे हैं। बस हम लोग ऐसा मत सोचो, बहुत चीज़ों का आता है, बहुत लोगों का माइंडसेट रहता है कि जॉब लग गया तो अर्निंग मिलेगा, बट आप लोग नेशन के लिए सर्व कर रहे हैं, यू आर ए वर्कर, यू आर ए सर्वर। आप बोल सकते हो कि आप एक, जैसे बोलते हैं हम ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आर्मी में जो जाते हैं या फिर नॉर्मली जो भी डिफेंस में काम करते हैं, वो लोग बाहर से लड़ के हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो टीचर ऐसा होता है कि वो एजुकेशन से अंदर से हमें स्ट्रांग बनाते, अवेयर करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम से, जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट को इंटरनली प्रोटेक्ट कर सके। मतलब अगर कंट्री के आउटसाइड से देखते हो तो हम इंटरनली प्रोटेक्ट करते हैं, तो वी आर द नेशन मेकर, और हम बोल सकते हैं कि वी मेकिंग द नेशन। दे प्ले ए क्रूशियल रोल, वो बहुत क्रूशियल रोल या इम्पोर्टेंट रोल मेक करते। एक आया था लाइन, टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो अदर प्रोफेशन को जन्म देता है। ठीक है, अगर आप एक अच्छे टीचर बनते हैं तो ऑब्वियस है कि आप अल्टीमेटली अदर प्रोफेशंस को जन्म दे रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि टीचिंग इज नथिंग जस्ट ए रीडिंग ए बुक, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर टीचिंग दे रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसमें टाइम, पेशेंस, धैर्य बहुत चाहिए, हर एक चीज़ का ही। आप ट्रॉमा में चले जाओगे और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप रोते रहोगे, रो लो, सब कुछ कर लो, बट आपका एजुकेशन या फिर आपका टीचिंग उस पर खराब नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर वेरी स्ट्रांग, आपका पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो टीचर्स यहाँ पे रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन फॉर्मिंग, चैलेंजिंग एंड एस्टैब्लिशिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज। बच्चों के अंदर एटीट्यूड, वैल्यूज का डेवलपमेंट करने के लिए और चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये टीचर इज ए फ्रेंड, एक टीचर फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है, गाइड भी है ऑफ द स्टूडेंट। टीचर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग देयर स्टूडेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अबाउट एनवायरमेंट, which is possible only when the teacher themselves have the necessary level of environmental education awareness. हम तब तक बच्चों को एनवायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ा सकते जब तक हमारे पास एनवायरमेंट एजुकेशन का उतना नॉलेज ना हो। जब हमारे पास उतना नॉलेज हो सकता है तभी हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा तो ज्ञान सबको ही देता है कि प्रोटेक्ट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है, गोइंग टू बी फ्यूचर क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक टाइम आया था अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और हीलिंग पावर एनवायरनमेंट का कम हो जाता है, लोग ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन मास्क लगा के हमेशा चलना पड़ेगा। सो कितना डिफिकल्ट हुआ था कोरोना पीरियड में ओनली मास्क लगा के चलना, बातें बोलना, उसमें कभी मास्क गीला हो जाता है ड्यू टू द मतलब हम लोग जो बोलते हैं स्प्लिटिंग करने से, और कभी पानी पीने में प्रॉब्लम होता है, कभी भी हम मतलब टच कर लेते कोई चीज़ को फिर मास्क को टच कर लेते थे, कितने इश्यूज होते थे। तो सोचो, थिंक अबाउट द 2050, ये 2025 है और इसके 25 साल के बाद हम लोग जिंदा जरूर रहेंगे, और उसमें आप देख सकते हो कि कितने प्रॉब्लम्स और हो सकते हैं। तो एक टीचर ही है जो प्रेडिक्ट करके बच्चों के अंदर ये वैल्यूज को डाल सकता है कि अभी से अगर प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो जितना पोल्यूशन है वहां पे स्टॉप हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे हम लोग ना एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, सो मल्टीपल मोबाइल फ़ोन तो खरीद लिया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, बट इलेक्ट्रॉनिक सामान को फिर खराब जैसे हो जाता है तो घर पे रख देते हो। तो एग्जैक्टली क्या होता है, एक मोबाइल फ़ोन इक्वल्स टू 5 ट्रीज को बर्बाद करने के समान है। ठीक है, तो लाइफ में ट्राई करना कि जितना कम रेडिएशन वाला मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल कर सकें। तो जितना टेक्नोलॉजी हाइक होगा उतना ही ज़्यादा हम अपने अर्थ को, अपने सराउंडिंग को ख़राब कर रहे हैं। तो न्यूज़ तो आया होगा आजकल के ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज, और बता रही हूँ, जो लोग पूरे डे मोबाइल फ़ोन के साथ रहते हैं या फिर स्क्रीन में उनका जो मोबाइल का लाइट होता है स्क्रीन पे पड़ता है, मतलब फेस पे पड़ता है, तो इससे ना एजिंग होता है, जल्दी से जल्दी एजिंग आता है। ये एक रीज़न है। ओनली यूवी रेज नहीं चाहिए, मोबाइल का रेडिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा, टीचर बताएगा। तो टीचर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग देयर स्टूडेंट अबाउट एनवायरमेंट, which is only possible when the teacher themselves have the necessary level of environmental education awareness. The role of teacher is to help the children as well as illiterate adult to know. जो भी illiterate adults हैं, जो नहीं जानते, उनको भी बताता है। To know, to protect, to enrich the environment. कैसे हम एनवायरमेंट को जाने, प्रोटेक्ट करें और एनवायरमेंट को बचाएं। ट्रेडिशनली टीचर हैज़ बीन रिगार्डेड एज, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए टीचर को हम बोल सकते हैं कि एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। अगर टीचर ना हो तो मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, टीचर ना हो तो सोशल चेंजेस नहीं होंगे। अगर पॉजिटिवली सोशल चेंज करवाना है तो टीचर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। आप अपना रोल प्ले करो, इससे ही चेंजेस आएंगे। और एक बात जानते हैं, टीचर होने के बाद आप गलत बातें नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट थिंग है ये। जो हम लोग गाली गलौज का यूज़ करते हैं या फिर कहीं पे भी झगड़े होते हैं तो कुछ भी अनवांटेड थिंग्स बोल देते हैं, मारपीट कर लेते हैं, तो ये टीचर को ये शोभा नहीं देता है। तो वो सारे चीज़ों को हमें मेंटेन बहुत करना पड़ता है। मतलब हमारे लिए अगर टीचिंग आप जॉब एक प्रोफेशन चूज कर रहे हो तो रेस्ट्रिक्शंस खुद के लिए खुद लगा रहे हो, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। देन देखो नेक्स्ट, चिल्ड्रन एम्यूलेट देयर टीचर एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। बच्चे टीचर से ही सीखते हैं, टीचर से ही ज्ञान लेते हैं और ड्रॉ करते हैं, मतलब अपना इंस्पिरेशन मान के आगे चलते हैं। ये टीचर देयरफॉर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करता है। डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेटेड टू एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द एनवायरमेंट क्रिएट करता है बाय फॉलोइंग वेज। कैसे वेज है देखो, creating awareness on renewable and non renewable resources, enabling student to acquire basic knowledge, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज के बारे में बताओ, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल एनवायरमेंट, एंड टोटल एनवायरमेंट को समझने के लिए बताओ। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, एंड ऑब्जर्व लोकल एनवायरमेंट फीचर। पहले तो लोकल में समझो एनवायरमेंट का फीचर क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या फेनोमेना चल रहा है, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी में। अलाउइंग चिल्ड्रन टू क्लासीफाई, बच्चों को अलाउ करो लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, जो भी बच्चे चूज करेंगे उसमें उस कैरेक्टर के बेसिस पे लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है वो भी बताओ। हेल्पिंग दैम टू ड्रॉ ऑब्वियस इन्फरेंस फ्रॉम देयर ऑब्जर्वेशन, अभी बच्चों को ये भी समझाओ जो तुमने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे
क्या कंक्लूजन ड्रॉ आउट करते हो और क्या क्लासिफिकेशन आता है। फिर नेक्स्ट, को रिलेटिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज वाइल टीचिंग द करिकुलर सब्जेक्ट, मतलब जब आप लोग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके साथ एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको लिंक्ड अप करके पढ़ाओ। टू टेल द स्टूडेंट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, आप बच्चों को ये भी बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है एक सिटीजन का रिगार्डिंग टू एनवायरमेंट। टू ब्रिंग ऑन अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू प्रोड्यूस एनवायरमेंट लिटरेट सिटीजन, जो हमें चाहिए साक्षरता, मतलब एजुकेटेड पर्सन चाहिए, तो एनवायरमेंटल एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो एनवायरमेंट को एक्चुअल में समझ पाता हो, उसको पल्यूट ना करता हो। टू डेवलप स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। टू कंसिडर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इन प्लान्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों को एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के थ्रू उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझाना। टू डेवलप ऑफ इको फ्रेंडली हैबिट्स इन स्टूडेंट, बच्चों का इको फ्रेंडली हैबिट को डेवलप करना। टू डेवलप स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशंस विथ नेचर, साइकोलॉजिकल दिमाग से ये समझाओ कि तुम जितना एनवायरमेंट के साथ मिलोगे उतना आपको सुकून मिलेगा, अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ये आपका सराउंडिंग, ये आपके लिए सब कुछ है, आपका एनवायरमेंट ही आपके अच्छा है, मतलब अगर आप भगवान को पूजा नहीं करते हो, एनवायरमेंट को अच्छे से रखते हो, दैट इज इक्वल्स टू गॉड को प्रे करना, ठीक है। टू फोकस ऑन करेंट एंड पोटेंशियल एनवायरमेंट, क्या पोटेंशियलिटी है, क्या करंट इश्यूज है, उस पर ध्यान देना एनवायरमेंट का। टू एंगेज द स्टूडेंट्स, बच्चों को एंगेज करना इन वेरियस प्रोग्राम्स लाइक रैलीज and functions directed towards environmental protection and conservation. To foster positive attitude and values in the student. To help students to acquire social and moral values. बच्चों के अंदर social and moral values का develop करना and motivate करना उनको for their active participation in protecting and maintaining the balances of the environment. To make use of play, खेलने का प्ले वे मैथड, ये प्ले वे होना था, डब्ल्यू छूट गया, प्ले वे मैथड और टेक्निक टू मेक देम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन, फूड वेब, बच्चों को हेल्प करना चाहिए पॉसिबल वे में, जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग ड्रामास, स्टेज प्लेस करते हैं ताकि वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को समझ सके। शुड हेल्प इंडिविजुअल टू एक्वायर द स्किल फॉर सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बच्चों के अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करना ताकि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सके। शुड पीरियडिकली ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप्स, पीरियडिकली ऑर्गेनाइज करना फील्ड ट्रिप्स ऑफ जूज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एटसेट्रा, टाइम टू टाइम लेके जाना है। देन शुड ऑल्सो प्लान विजिट टू पॉल्यूटेड सिटीज, जैसे पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, पॉल्यूटेड रिवर्स क्या है, वहाँ पे जाके कैसे हम साफ सुथरा करें उसको दिखाने के लिए। शुड ऑर्गेनाइज सेमिनार, हम सेमिनार क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे वर्कशॉप ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक सॉइल इरोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में बताने के लिए। शुड हेल्प इंडिविजुअल टू एक्वायर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और स्किल दिखाने के लिए, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सके। शुड मेक द स्टूडेंट एज वेल एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर प्रॉपर मेंटेनेंस, तो रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है अवेयर करवाएं और प्रॉपर मेंटेनेंस कैसे करवाएं। शुड ऑल्सो अरेंज स्पेसिफिक लेक्चर्स दे स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, रिसोर्सेज के साथ, रिसोर्स पर्सन के साथ जो कि उस फील्ड में एक्सपर्टाइज्ड है। शुड हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग सेंस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बच्चों को बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा होता है, कैसे किया जाता है। शुड मोटिवेट एंड ट्रेन स्टूडेंट टू एक्वायर and spread knowledge, skills, and that will help the society in solving problems related to environment. Environment से जुड़े हुए जितने भी problems हैं तभी solve हो पाएंगे जब बच्चे खुद से acquire करेंगे, spread करेंगे knowledge को and skills सीखेंगे। Therefore, अगर conclusion देना चाहते हो तो we can say that environmental education is a process directed at creating awareness। अगर बोला जाए तो ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम एनवायरमेंट रिलेटेड अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं एनवायरमेंट के इश्यूज के ऊपर, एंड इंडिविजुअल्स ग्रुप एक्शंस दिखा सकते हैं। ये टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सो ही और शी मस्ट educate to his or her students about environment, motivate them to acquire new knowledge or skill to solving the problems। ये आपका रोल ऑफ टीचर है। क्या अगर क्वेश्चन आता है
रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल लेवल में, उसके लिए कौन से स्ट्रैटेजीज और मेथड्स यूज होते हैं डिफाइन करो। तो ये आंसर है। पहले तो आप लिखेंगे क्या, एनवायरमेंटल एजुकेशन है क्या। चलो आपको चाहिए था हैंड रिटन में भी, तो हैंड रिटन में भी दे दिया है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन लर्नर्स को नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट वो डेवलप करने में, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट एनवायरमेंट, एंड डेवलप थ्रू आउट देयर लाइफ्स एंड पार्टिसिपेट इन ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आपके फ्यूचर जैसा अच्छा हो इसलिए उसमें पार्टिसिपेट करना। द वेव ऑफ एनवायरमेंटल कंसेप्ट, मतलब ये जो एनवायरमेंटल का कंसर्न से रिलेटेड कंसेप्ट आया, ये स्वेप्ट आउट कंट्री सिंस द भोपाल डिजास्टर ऑफ 1984। मतलब ज़्यादातर हमारे कंट्री में कब देखने को मिला, जब 1984 में भोपाल डिजास्टर हुआ, तब से। इसका मीनिंग लिखे हम, एनवायरमेंट वर्ड्स कहाँ से आया है ना, एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर, NER, एनवायरोनर, जिसका मतलब होता है टू एनसर्कल, और सराउंडिंग, हमारा सराउंडिंग, और एनसर्कल जो हमारे सर्कल में प्रेजेंट है, हमें कवर करके। डेफिनेशन यहाँ पे भी एक दिया है, अकॉर्डिंग टू मिश्रा, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट इक्विप्स ह्यूमन बीइंग विद अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, कमिटमेंट टू इम्प्रूव एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बच्चों के अंदर और लोगों के अंदर अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड कमिटमेंट जो एनवायरमेंट के लिए होना चाहिए डाल सकते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है, पहले तो यहाँ पे याद रखना, अगर क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी लिखो या फिर मेथड्स लिखना। ठीक है, यहाँ पे मेथड लिखना, इधर भी मैं लिख दे रही हूँ मेथड लिखना। तो मेथड और स्ट्रैटेजी इज ए अकॉम्प्लिश्ड इन ए ब्रॉडर सेंस, बड़े आकार में होता है। तो स्ट्रैटेजी और मेथड, द टर्म रेफर्स टू स्किल ऑफ वर्क और एक्ट ऑफ वर्क। पता है, मतलब मैंने अभी बोला ना, वी आर जस्ट लाइक द आर्मी पर्सन्स। क्यों, हम लोग अंदर से लड़ रहे हैं, वो बाहर से लड़ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी भाषाओं और हमारे व्यवहार के द्वारा बच्चों को बढ़ा रहे हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग से बच्चों को हम नॉलेजेबल कर रहे हैं, उसी से वो लड़ेंगे। एक टीचर प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशंस को क्रिएट करता है, बर्थ देता है। सो वो सोचो टीचिंग प्रोफेशन कितना बड़ा होना चाहिए और एक टीचर को कितना एजुकेटेड होना चाहिए। बहुत लोग ना जब कोई जॉब नहीं कर पाते हैं तब वो चूज करते हैं टीचिंग जॉब को, सो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा दैट इज अ एक्ट ऑफ वर्क और स्किल ऑफ वर्क। हम स्किल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि हेल्पफुल रहता है। ये प्लानिंग टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द लार्ज मिलिट्री टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। पता है, मिलिट्री मतलब ऐसा नहीं है कि आर्मी फोर्स। मिलिट्री का मतलब होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स रहते हैं जो एक साथ पढ़ रहे हो, एक साथ वर्क कर रहे हो, उनको हम उनके अचीव मतलब स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। देन इंपॉर्टेंस बताया, ये गोल डायरेक्टेड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जितने भी मेथड्स होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड, कुछ टीचर सेंटर्ड भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम चाइल्ड सेंटर्ड के स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रहे हैं। एजुकेटर मस्ट बी ए फैसिलिटेटर, यहाँ पे एजुकेटर और टीचर फैसिलिटेटर होगा और यूज वेरियस स्ट्रैटेजीज। अचीव्ड बाय कंटिन्यूअस एफर्ट्स, एनहांस IQ, यहाँ से IQ बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, फिजिक बढ़ता है। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी बोला गया, आप लिखना मेथड, यहाँ पे लिखना मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड मेथड, ये दो तरह का होते हैं, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक आज मतलब ओल्ड कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, मतलब ट्रेडिशनल टीचिंग जो मेथड्स थे वो बोला गया, जहाँ पे ये कंटेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड था। यहाँ पे प्राइमरी में था टीचर एंड स्टूडेंट था सेकेंडरी लेवल में, जहाँ पे स्टूडेंट पैसिव हो जाता है एंड टीचर एक्टिव होता है। डेमोक्रेटिक में क्या है ना, ये जो मेथड है ये मॉडर्न है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों के लिए है, एंड ऑपोजिट टू डेमोक्रेटिक। ये नंदिनी प्रियदर्शनी दास मत लिखना, यहाँ पे लिखा गया है, साइन के तौर पे रह गया है, तो ये मत लिखना। ठीक है, ऑपोजिट टू ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक का ऑपोजिट है। फिर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस, अगर इवैल्यूएशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये नया तरीका है, क्लासिफिकेशन किया गया इसको बहुत प्रकार में, किसने किया, अकॉर्डिंग टू जेडी कालरा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हायर लेवल्स के लिए इसको बनाया गया। जैसे फॉर्मल मेथड एंड इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड में लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सेमिनार वर्कशॉप, एजुकेशनल टूर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इनफॉर्मल में रोल प्ले, प्लेवे, ड्रामाटाइजेशन,
फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट मेथड, केस स्टडी, स्ट्रीट प्ले, टेलीविजन, रेडियो, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये चीज़ ना आपको सीटेड वगैरह में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेके लिखा गया है, बट ये सारे एजुकेशनल मेथड्स को एक जगह पे रखने का टारगेट था। और भी मेथड्स है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतने मेथड से ही हमारा नॉर्मली सीटेड वोटेड केवी में क्वेश्चंस बनते हैं, हायर लेवल में क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मल मेथड है, कौन सा इनफॉर्मल मेथड है, अगर पूछा गया तो आप आंसर्स दे सकते हैं ऑब्वियस। अभी जैसे देखो लेक्चर मेथड मैंने स्टार्ट किया, मेथड्स का नाम, मेथड लिखा, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर दिया, कौन देगा इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टेप्स क्या है, मेरिट डिमेरिट्स। लेक्चर मेथड, यहाँ पे टीचिंग टीचर देता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, स्टिमुलेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट को ये ड्रॉ आउट करता है, और बच्चों को मतलब स्टडी करने के लिए एक सम अप स्टडी देता है। मतलब मैं टोटल लेक्चर दे रही हूँ तो आपको टोटल इंफॉर्मेशन बस मिलेगा। यहाँ पे स्टेप्स क्या है, पहले एक टॉपिक चूज करेंगे, फिर लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे, और उसके ऊपर स्पीक इन ए नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल वॉइस, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना वैसे ही लेक्चर दिया जाता है उसी वॉइस में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट योर लेक्चर विद इन यूज ऑफ डिफरेंट एड्स, हम डिफरेंट एड्स का यूज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरिट डिमेरिट्स क्या हुआ, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है एंड पर्टिकुलरली एक टॉपिक के ऊपर मतलब कंसेप्ट के ऊपर ही दिया जाता है। क्यों ऐसा लिखा गया एरो मार्क करके, यहाँ पे लंबा सा टान दिया गया है, क्योंकि अप टू ड्रामाटाइजेशन मेथड तक ये जो स्टेप्स हैं ये सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहे हैं। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आया, ये डेमोन्स्ट्रेटर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, यहाँ पे जो टीचिंग देगा वो डेमोन्स्ट्रेटर है। फिर यहाँ पे हम जो फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं ना, इन्वॉल्व शोइंग व्हाट और शोइंग हाउ प्रॉपर यूज ऑफ एपरेटस, हम यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देते हैं। वैसे ही प्रोसेस, एक टॉपिक चूज करेंगे, उसके रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करेंगे, कॉन्वर्सेशनल वॉइस में समझाएंगे, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज के लिए एपरेटस का यूज होगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत यूजफुल होता है नॉलेज को बड़े आकार में लेने के लिए, ठीक है। फिर देखो रोल प्ले, रोल प्ले क्या है, इट रेफर्स टू प्लेइंग रोल, रोल को प्ले करना। मतलब सपोज एक एजुकेशन सिस्टम में आप हैं, वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, एजुकेटर है, तो एक टॉपिक पे आप रोल प्ले करके दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे रियलिस्टिक वे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस हम जो देंगे रियल लाइफ के बेसिस पे एक्टिंग करके देंगे, प्रॉपर रिहर्स करके देना पड़ता है, वही सेम स्टेप्स रहेगा, रिहर्स करके देना है बस। इट इज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड वेरी इजी टू लर्निंग, न्यू थिंग्स समझने के लिए। किसी का एक्टिंग देख लेते हो तो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, जैसे मूवी देख रहे हो तो याद रहता है वो सारे। प्लेवे मेथड, प्लेवे टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल थ्रू लर्निंग बाय डूइंग, प्लेवे मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद से खेलते हुए सीखना। यहाँ पे जो मतलब प्रिकॉशंस हम लेंगे, शुड बी टेकन बाय चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों के द्वारा प्रिकॉशंस लेने के लिए बाउंड किया जाएगा, ताकि वो अंडरस्टैंड करें द सुपरविजन ऑफ टीचर, मतलब टीचर को देखेंगे उसके बाद खेलेंगे, किस किस वे से खेल रहे हैं, ताकि वो समझ पाए। स्टेप सेम रहेगा, और ऊपर जो इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस है न्यू लर्निंग नॉलेज को लेने के लिए, यही पॉइंट रहेगा। फिफ्थ पॉइंट पे है ड्रामाटाइजेशन, ड्रामाटाइजेशन इट्स डन बाय एजुकेशन और प्रोफेशनल्स, जो एजुकेशनिस्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं वही करते हैं। और जैसे रोल प्ले किया था, यहाँ पे भी रोल प्ले करेंगे, सिमिलर पॉइंट्स है। पर्टिकुलरली ये हायर एंड मतलब सेकेंडरी लेवल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और स्टेप्स यहाँ पे सेम है। इट इज़ ए पर्टिकुलर मेकिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। अभी सेमिनार एंड वर्कशॉप जो है ये डन बाय द टीचर्स होते हैं, इट इज़ यूज फॉर हायर लेवल स्टूडेंट्स एंड इट इज़ हम बोल सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे हम टीचर्स जो हैं वो एबल्ड होते हैं बोलने के लिए, लेक्चर्स भी देते हैं और डिस्कशन भी करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, चूज ए टॉपिक फर्स्ट, देन प्रिपेयर सेमिनार एंड डिलीवर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। इसको किसने एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को, यूनेप एंड सीआरटी। और इसके जो भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स इसके मेरिट डिमेरिट्स होंगे। जैसे दिस 3 मेथड जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आपका 6, 7 और 8 में है, ये तीनों मेथड को सपोर्टेड बाय द अबव 3 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को, यूनेप एंड यूएनईपी एंड एनसीईआरटी ने सपोर्ट किया है। दिस इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर लर्नर बट ऑल्सो सपोर्ट्स द एवरीवन,
ठीक है, अभी एग्जीबिशन एंड इंक्वायरी साइंटिफिक मेथड में क्या है ना, डन बाय स्टूडेंट्स अंडर सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। केस स्टडी मेथड भी यहाँ पे यूटिलाइज होता है, जिसको प्रोपाउंड किया था और पहली बार डिस्कवर किया था पोस्टमैन ने। एंड देखो वेंगटर पोस्टमैन एंड वेंगटर ने डिस्कवर किया था। एंड ये लर्नर सेंटर्ड है, जहाँ पे बच्चे खुद से रिसर्च करते हैं, खुद इन्वॉल्व होके। यहाँ पे मेजर कंपोनेंट क्या है, बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्विंग, आस्किंग, क्वेश्चनिंग, प्रेडिक्टिंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग करता है, और ये डिपेंड होता है कलेक्शन ऑफ डाटा पे। फिर सेम चीज यहाँ पे भी, सिलेक्शन ऑफ ए टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड देन रिपीटेशन करेंगे, फिर प्रिपरेशन लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो सर्वे मेथड। सर्वे इज अनदर इफेक्टिव टेक्निक जो यूजफुल रहता है सिचुएशन को समझने के लिए, उसके ऊपर सर्वे किया जाता है। इट इज यूजफुल इन दो सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन एंड इट्स स्टडी इज नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब जहाँ पे हम, ये चीज़ ना यहाँ पे आ गया, जहाँ पे हम पढ़ नहीं सकते, जहाँ पे हम चीज़ों को समझ नहीं सकते, वहाँ पे सर्वे किया जाता है। यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर और ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट देखो, जैसे आता है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप होता है, इट इज ए जर्नी बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू एनी प्लेस। एक जर्नी है, एक साथ हम लोग, कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक प्लेस को जाएंगे और वहाँ का इंफॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे, आइडियाज लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक सुइटेबल प्लेस में हम जाएंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंट, वहाँ पे रिपोर्ट मेंटेन करेंगे, कलेक्ट किया जाएगा पीपल्स के थ्रू, बच्चे कलेक्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे, कलेक्ट द बेनिफिशियल डेटास, देन नाउ नो अबाउट द बेसिक हिस्ट्री ऑफ एरियाज एंड व्हाट इट नीड। क्या उसका जरूरत है, क्या उसका बेसिक हिस्ट्री है, पता चलता है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली प्रोसेस। बच्चों को ले जाना, वहाँ पे गाइड करना, बच्चों को टेक केयर करना, और बहुत सारे फंड का जरूरत पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इट इज डन बाय एनीवन हु हैव द नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर जिनको नॉलेज होता है वो ये प्रोसेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक प्रॉब्लम आया आपके लाइफ में, रियलिस्टिक सिचुएशन को लेके, और उस सिचुएशन के ऊपर क्लियरली आप आइडेंटिफाइड करेंगे, क्लियरली आप मीनिंग को समझेंगे और डील करेंगे एजुकेशन के थ्रू। यहाँ पे हम लर्न करते हैं, लर्न टू सिंप्लीफाई द कंसेप्ट, एंड दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एजुकेटर, और दिस इज वेरी यूजफुल। ये तो बहुत हेल्पफुल है, बट एजुकेटर बस करेगा ये कोई गारंटी नहीं है, सारे लोग कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक एंड प्रोजेक्ट मेथड, इट इज डन बाय स्टूडेंट इन रिसर्च बेस्ड वर्क। ये रिसर्च बेस्ड वर्क है, डन बाय स्टूडेंट होता है। प्रॉब्लमेटिक इन नेचर होता है, एग्जीक्यूटेड बाय द प्रॉपर फैशन, मतलब इसको प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। पहले प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को रिलेट करके आपने अपना डाटा को प्रेडिक्ट किया क्या हो सकता है, उसके ऊपर डाटा को ऑर्गेनाइज किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, इवेलुएट किया, फिर उसका कंक्लूजन दिया। ये पूरा प्रोसेस होगा। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशनल बेनिफिशियल, हम यहाँ पे टॉपिक्स ये से ढूंढेंगे जो कि एजुकेशन से जुड़ा हो। ये भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज वी गेट न्यू थिंग्स फ्रॉम इट। यहाँ से हमें नए चीज़ हमेशा मिलते हैं। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वही एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर है। एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर आइडियल फॉर बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल चैनल्स ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे पढ़ के आए हो आज। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन बाय द इंडिविजुअल, ये क्या चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। एक्टिविटीज़ कुड बी कैरीड आउट आइदर इंडिविजुअली, वो एक्टिविटीज़ इंडिविजुअली कैरीड आउट करेंगे या ग्रुप में करेंगे, विथ लिटिल और नो सुपरविजन्स, मतलब अकेले भी कर सकते हैं और किसी का गाइडेंस ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, जैसे कॉन्फिडेंट बिल्ड करना इन द चाइल्ड टू फेस प्रॉब्लम्स, वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस पढ़े थे। हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस एंड हेल्थफुल लिविंग, मतलब जैसे आपका स्वस्थवान जीवन बिताना हो उसके लिए चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग। मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, कोऑपरेट विद अदर्स, साइंटिफिक एट्रीब्यूट्स, ऑनेस्टली एंड लीडरशिप इन लाइफ, ऑनेस्टली के साथ डेवलप करना। गिव नॉलेज अबाउट नेचुरल रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन, गिव नॉलेज अबाउट पोल्यूशन एंड इट्स टाइप, पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, टेक पार्ट इन रीजन ओरिएंटेड प्रोग्राम, जहाँ से बच्चा प्रॉब्लम समझ सके। कंक्लूजन, इन द सिनॉप्सिस मतलब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, ये जो था मेथड्स के ऊपर, वी कैन से दैट वेरियस मेथड कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स
टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। वेरियस मेथड्स टीचर यूज करते हैं टीच करने के लिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट्स को टीच करने के लिए, एज पर आवर नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक है।